अनुराधा धन्यवाद प्रकाशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ अति वरिष्ठ साहित्यकार श्री जयपाल सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन पिछले दिनों 5 पुस्तकें 5 के प्रकाशित हुई हैं और साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। श्री जयपाल सिंह जी, आपका अनुराधा प्रकाशन परिवार में स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, अनुराधा प्रकाशन परिवार के द्वारा आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई। आज हम श्री जयपाल सिंह जी से उनके विषय में जानेंगे और उनके व्यक्तित्व के विषय में जानेंगे और उनकी 5 पुस्तकों के विषय में भी हम जानेंगे। जी, पल है हमारे आपका हम अनुराधा प्रकाशन परिवार में स्वागत करते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार, स्वागत। सर, कृपया अपने बारे में बताएं। दीक्षा के बाद दीक्षा जो ली के बाद में भारतीय सेना को ज्वाइन किया, तो उसके विषय में थोड़ा बताएं और किस प्रकार का आपका अनुभव रहा, वो इसके विषय में हमें बताएं। जी। स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं इंडियन नेवी ज्वाइन किया और इंडियन नेवी के अंदर मैंने कई बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशन जो उस ज़माने के कोड नेम हुआ करते थे मिलिट्री के, नेवी के, वे सभी ज्वाइन किया और पूरी वर्ल्ड में घूमा क्योंकि ऑपरेशन जो वो एट सी ही होते हैं। उस ज़माने की ब्रास टैक एक्सरसाइज ज्वाइन करी और उसके बाद में एक चोगम 1983 के अंदर हमने चोगम अटेंड किया था गोवा के अंदर, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उसके पूरा उसके मिनिस्ट्री के साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि नॉर्मली चोगम जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होती है, उस मीटिंग को अटेंड किया और उस टाइम सी ऑपरेशन का जितना भी कम्युनिकेशन था, वाटर स्पोर्ट कंट्रोल का मैं एक सदस्य था। मेरे साथ बहुत सारी मेरी पूरी टीम थी और उस टीम के यही चीज मैं अपनी किताब अननोन वॉयेज के अंदर एक छोटी सी एक लाइन लिखा हूं कि पूरा हमारा सिप किस तरह पूरी दुनिया के अंदर गए और नेवी की लाइफ बहुत अच्छी रही। लाइफ के बाद हम बाहर आके कुछ सोशल सर्विस करी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी करी और उसके बाद में कॉर्पोरेट के अंदर के मैनेजर पद, जनरल मैनेजर पद ज्वाइन करे और समाज की सेवा करते हुए अब हम श्री मनमोहन शर्मा शरण जी के अनुसरण में हम किताबों का लेखन कर रहे हैं और हम किताबें लिख रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जब आपने जी, बहुत अच्छा। जब आपने ये मतलब सेना में सेवा की और देश की सेवा की सेना के माध्यम से, उसके बाद आपने साहित्य की ओर जो रुख किया, साहित्य की ओर आपके अंदर क्या बचपन से ही रुचि थी या बाद में आपने विचार किया कि मेरे को साहित्य लेखन करना चाहिए? लिखने की रुचि तो नेवी के अंदर शुरू से ही थी, लेकिन कभी लिखने का समय नहीं मिला क्योंकि हमें नेवी के अंदर लिखने का ही काम भरा था। कम्युनिकेशन में का मतलब ही लिखना होता है, सुनना और लिखना, सुनना और लिखना और फिर उसको अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताना। लेकिन कभी पुस्तक लिखने का समय कभी नहीं मिला नहीं और जब अब मेरे पास जब बच्चे बड़े हो गए, मेरी कुलवधू ने काम संभाल लिया, बच्चों ने काम संभाल लिया, तो मेरे पास अब समय ही समय था और पोते पोतियों को पालने के साथ साथ मैंने ये किताब लिखी। दिन में बच्चों को संभालना और रात को मैं बैठ के किताब लिखता था। जब पूरा संसार सोता था तो मैं बैठ के किताब लिखता था क्योंकि बहुत अच्छा लिखना मेरा एक हॉबी थी, लेकिन मुझे मेरी सर्विस टाइम में मुझे ये समय नहीं मिला। अब मैं लिखता हूँ। अब जो मेरी इच्छा थी उसे मैं पूरी करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक-एक करके पुस्तक
पहले तो हमारे दर्शकों को, जो हमारे को देखेंगे या जो देख रहे हैं, उनके लिए जी। आप उनको दर्शाएँ पुस्तक और उसके विषय में, उसकी भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। ये मेरी पहली जी। पुस्तक है अवेज। जी। अवेज का मतलब होता है दूरियाँ, कि एक इंसान दूर जाना चाहता है। मैंने बचपन से देखा और सुनता आ रहा हूँ कि जो आदमी दूर सर्विस करता है या दूर रहता है या दूर देश में रहता है, वो अपने परिवार से थोड़ा-सा कट ऑफ हो जाता है। परिवार की समस्याओं को बजाय सुलझाने के लिए वो समस्याओं में उलझ जाता है। यही चीज़ इस जी। किताब के अंदर मैंने अवेज में लिखी है कि एक खाता-पीता परिवार, एक मिस्टर जो जय उसमें करैक्टर है, वो एक सिर्फ मर्चेंट नेवी में मेरीन इंजीनियरिंग करके वो सिर्फ एक मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है और उस वो यही सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी मर्चेंट नेवी में जॉइन करके ट्रेनिंग करके चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको एनरोलमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्ट पास करने पड़ते हैं और उसमें बहुत समय लगता है। तो मेरे जो करैक्टर को करीब-करीब 20 साल मेरीन इंजीनियरिंग करके इंतज़ार करना पड़ा। वो बेरोज़गार हो गया। उसके बाद में वो कई समस्याओं का सामना उसको करना जी। पड़ा। उसने अपने बच्चे जो बाहर देश भेजे कनाडा के अंदर, वहाँ भी वो एक कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो गए, जिनको वहाँ से अपने सर्टिफ़िकेट लेके अलग-अलग देशों में भागना पड़ा। और जो मिस्टर जय था, जो मर्चेंट नेवी में था, जाना चाह रहा था, वो अपनी 40 साल की उम्र में, जबकि उसने 25 साल की उम्र से हाँ पहले जी। एजुकेशन पूरी कर ली, उसके बाद में उसको सर्विस मिली 40 साल की उम्र में। जब वो बाहर देश जाता है, वहाँ भी वो बहुत बड़ा एक वार छिड़ जाता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में और वो जी। कई साल तक उस युद्ध के अंदर उलझ जाता है, परेशान हो जाता है। हाँ इस जी। बीच के अंदर जी, जी। जो उसकी वाइफ थी, जो लो एजुकेटेड थी, क्योंकि मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग करने के लिए करीब 50-60 लाख रुपए उसका ज़मीन, जायदाद सब बिक गया था और बहुत बड़ा लोन हो जी, गया था। जी। तो उसको पैसा लेने के लिए उसको ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी, जो उसको पैसा दे सके दे और सके। दे सके और वो पैसा सब उसको वो ट्रेनिंग पे खर्च हो गया। तो वाइफ भी उसकी जो है उसके साथ ही बॉम्बे चली गई और उधर जी। उसके दोनों बच्चे अलग-अलग देशों में परेशान हो गए और उन्होंने दोनों बच्चों ने किसी तरह से वहाँ पर वो शादी कर ली। तो पूरी हाँ कहानी में जी। ये दिखाते हैं कि अपने देश के अंदर हमें हमें ऐसा ऐसा अपनी लाइफ का उद्देश्य बनाना चाहिए कि हम अपने देश के अंदर ही अपनी सेवा दें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाहर जाके परेशानियों के सिवा कुछ नहीं होता। क्योंकि बाहर देशों के बिल्कुल अंदर सही। क्या है, क्योंकि वे लोग क्राइम में बहुत बड़ी डिग्री लिए हुए होते हैं। वहाँ जी। हमारे भारत में इतना क्राइम नहीं है, जितना हमारे देश से बाहर क्राइम है। वे हाँ लोग जी। इंतज़ार करते रहते हैं कि कब भारत से कोई यहाँ आए और हम उसका कैसे उसको प्रे करें, उसका कैसे हम जी, शिकार जी। करें। तो वो बिल्कुल। इस किताब के अंदर मैंने यही दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे एक लिखा-पढ़ा परिवार, सुदृढ़ परिवार, शिक्षित परिवार, वो किस तरह से उसकी लड़की एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो जाती है, लड़के किस तरह से परेशान हो जाते हैं, खुद भी बहुत परेशान हो जाता है, उसकी वाइफ भी एक क्रिमिनल के हाथ लग जाती है, जो उसका हाँ जी। जो उसका उसे उसको यूज़ करता है, लेकिन वो जो आवाज़ आनी बंद हो गई।
थोड़ा स्पीच कम हो गया था, कट गया था इधर से। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए। जी, तो वहाँ वो कॉन्स्पिरेसी का बहुत बड़े शिकार हो जाते हैं सब बच्चे भी, और उसकी वाइफ भी, और उसके लड़के भी, और वो खुद भी। फैमिली में 5 मेंबर थे, 2 लड़के, 1 लड़की, और दोनों हस्बैंड वाइफ। 5 मेंबर, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेसी। और और वो फिर बाहर आते हैं। इसी तरह से कहानी ये आगे ये शो करती है कि हमें बाहर देश जाना नहीं चाहिए। जो आज नॉर्थन इंडिया के बच्चे या साउथ के बच्चे या पूरे देश में कहीं ना कहीं बच्चे बाहर जाते हैं, वो बच्चे बाहर बहुत परेशान होते हैं। वही मैंने इस कहानी के अंदर दिखाने की और बताने की कोशिश करी है। जी, इसके बाद आपने अपनी दूसरी पुस्तक दिखाएं दर्शकों को और उसके विषय में संक्षेप में थोड़ी चर्चा करें। जी, नेक्स्ट मेरी जो किताब है वो है वेल टू अनवेल, घूंघट से बिना घूंघट तक का महिलाओं का सफर। जी बिल्कुल, ये किताब ये है वेल टू अनवेल, घूंघट से बिना घूंघट तक का सफर। नॉर्मली जब हमारे घर में लड़का पैदा होता है तो हम बड़ा धूम धमाका बजाते हैं, लेकिन लड़की हो जाए तो शायद, मैं ये रूरल की बात करता हूँ, अर्बन की नहीं, लेकिन रूरल में क्या है कि अगर लड़की हो गई तो शायद कोई गीत भी नहीं गाता। लेकिन इस तरह से एक परिवार को मैंने दिखाया कि उस परिवार के अंदर 7 लड़कियां पैदा होती हैं एक के बाद एक। वो लेडी जो है एक बच्चे पैदा करने की मशीन सी हो जाती है कि लड़के के इंतजार में। और मेरे जो फादर है उसको और 4 बच्चे, 2 बच्चे बाद में हो जाते हैं और 2 बच्चे और भी मिल जाते हैं। 2 बच्चे और भी मिल जाते हैं उसको इंसिडेंटली कहीं एक जंगल में पड़े हुए, जंगल में जब वो खेत, जैसे सीता जी हल्के आगे आ गई थी, उसी तरह से वो एक मिस्टर जय है, उसको एक बच्चा जो है खेतों में मिल जाता है। उस बच्चे को वो पालता है जो आगे जाके नेवी ऑफिसर बनता है। और एक लड़का उसको जब वो रेलवे स्टेशन में मिल जाता है, जो मिस्टर 7 बहनों का पालन पोषण वही बच्चा करता है एक लेडी के साथ में। तो ये कहानी इतनी जबरदस्त अच्छी किताब है कि एक बार को इसको पढ़ेगा तो उसको वो जब तक खत्म नहीं होगी उसको वो रखेगा नहीं, क्योंकि इस कहानी में बहुत बढ़िया एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि कैसे एक मिस्टर सेन, उसमें एक पात्र है मिस्टर सेन, वो गांव में रहता है बड़ा अच्छे कपड़े पहन के, और सब लोग समझते हैं जो शहर में बहुत अच्छा कमा रहा होगा। तो वो जो शहर की लड़कियां हैं, जो भोली भाले आदमी हैं, उनके बीच के अंदर वो अपनी झूठी जो उसकी प्रतिभा है, झूठी प्रतिभा को वो दर्शाता है और एक लड़की को लेके चला जाता है। जब उस लड़की को पता चलता है कि इस लड़की तो इसने मुझको ब्रोथल पे बेच दिया है, वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो लड़की सबसे बड़ी लड़की होती है और वो लड़की जैसे अपने ट्रेन में आती है, वो एक ब्रोथल से बच के तो बहुत परेशान हो जाती है। तो अब उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बाद वो वहां पर जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक लेडी थी उनमें जो अपने बेटे से का दाह संस्कार करके आ रही थी मिलिट्री के अंदर, उस लड़की उसकी वो जान बचाती है, क्योंकि उसके चोट कम लगी थी लड़के के, और जो माँ थी उसके ज्यादा लगी थी। यानी कि लड़की तो वो थी जो 7 बहनों की सबसे बड़ी बहन, और एक अजनबी एक फौजी की जो माँ थी वो वहां पर पड़ी हुई थी। और वो माँ की बहुत सेवा करती है, ब्लड देती है अस्पताल के अंदर। जब अस्पताल वाले पूछते हैं कि कोई है इसका जिसको ब्लड, वो तो मैं ब्लड दूंगी। तो वो बहुत जो लेडी थी उसका नाम मैंने रूसी, मैडम का नाम है रूसी, वो मैडम उससे बहुत प्रभावित होती है कि देखिए इस लेडी ने मुझे ब्लड दिया, तो वो उसे अपने घर ले आती है।
और ये जो रूसी मैडम और लता जो थी, ये जी बड़ी बहन थी। 11 बच्चों में 2 भाई और 2 भाई अपने 2 और बहन। हाँ, सात लड़कियों में और 4 बच्चों में जो मेल थे, जो 2 बच्चे मिलके थे बाहर से और 2 बच्चे अपने खुद के माँ से पैदा हुए, तो 11 बच्चे हाँ थे। जी तो 11 जी बच्चों में लता जो थी वो सबसे बड़ी थी। तो जो रूसी मैडम है, जो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो उसे अपने घर ले जी आती है और धीरे धीरे इस तरह से जो 7 बच्चे हैं, वो सातों जो बहनें हैं वो उसके घर में आ जाती हैं और 7 बहनें आगे अपना पढ़ना शुरू कर जी देती हैं। आप अपने क्लास में फर्स्ट आती हैं, आगे चल के वो उनकी सर्विस भी लगती है और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड भी बनती है। अब जो लड़के थे, 2 लड़के जो माँ से पैदा नहीं हुए थे खुद के, वो जो एक खेत में मिल गया था और एक ट्रेन में मिल हाँ गया जी था। जो ट्रेन में मिल गया था वो तो रूसी मैडम के पास में चला गया, जिस टाइम वो कार से आ रही थी, तो वो कार का ड्राइवर था। तो ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। इस कहानी में मैंने हर 7 बहनों के बहुत सामने बढ़िया। एक घटना पैदा करी है, उस घटना का सोल्यूशन पैदा वैसे किया है। आपने बड़ी मार्मिक, हाँ जी, आपने बड़ी मार्मिक मतलब कहानी प्रस्तुत की है और इसमें जी लिखा है जो कि पाठकगण पढ़ेंगे तो उसका आनंद भी लेंगे, साथ में संदेश भी उन्हें मिलेगा। हालाँकि ये जी शायद 10-15 वर्ष पुरानी भूमिका को दर्शा रही है, क्योंकि आज तो महिलाएँ हम देखते हैं कि सब जगह शीर्ष पर बैठी हैं और पहुँच रही हैं, तो ये अच्छी बात है। जी जी आप अगली पुस्तक बिल्कुल। पर संक्षेप में बताएँ, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा संकेत मात्र दें, क्योंकि जी बाकी तो वो पढ़ेंगे, उससे पता लगा ही लेंगे। जी 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 अगली पुस्तक है मेरी अननोन जी, वेवेज। ये किताब, क्योंकि जहां मैं सर्विस किया, ये हाँ किताब जी, उन घटनाओं पर आधारित है जो मेरी जिंदगी के अंदर जो एक्साइटमेंट और जो ऑपरेशन घटित हुए, वो सब हाँ कल्पनाओं जी, पर आधारित है। सारे कल्पनाओं पर ही आधारित है। उन कल्पनाओं को पर आधारित जितने भी ऑपरेशन कंडक्ट किए, वो सब मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे हाँ जी, चोगम के बारे में 1 पेज लिखा हूँ। जी, किताब तो बहुत बड़ी है और हाँ जी, जितने भी हमने विदेशों में विजिट किया, वहाँ के कहानियाँ लिखा हूँ। मेन चीज़ मैं इसमें लिखा हूँ कि एक जो सम्राट शिवाजी, इसमें एक वर्णन मैंने लिखा है सम्राट शिवाजी, जहाँ पर मुगल काल के टाइम किस तरह से उसने मॉडर्न नेवी को डेवलप किया। आज यदि सम्राट शिवाजी ना होते तो आज हमारी नेवी इतनी महान ना होती। कि जो उसके कन्हौजी आंग्रे, मैंने इसमें लिखा है कि कन्हौजी आंग्रे जो शिवाजी के सबसे पहले एडमिरल थे, उस टाइम की भारतीय नौसेना को का जो उत्थान हुआ, वो धीरे बोलना। शिवाजी के समय से हुआ। हाँ सम्राट जी, शिवाजी सम्राट शिवाजी ने नेवी की उत्पत्ति रखी थी करीब 16वीं जी, शताब्दी में। जी, 16वीं शताब्दी तक सिर्फ हम तलवारों से या तीर कमानों से ही लड़ते थे। समुद्री हाँ जी, सेनाओं का निवारण का जब तक विस्तार नहीं हुआ था। तो मैंने जी, अपनी बुक के अंदर मैं सम्राट शिवाजी से किस तरह से हमारे जो आक्रमणकारी जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, मैं उसका वर्णन हुँ, भी इसमें संक्षेप में किया हूँ कि बहुत बढ़िया। अब्दाली था कि किस तरह से उसने मराठाओं को धोखे से हराया। और मराठाओं में बाजीराव का वर्णन किया हूँ कि बाजीराव ने 20 वर्ष में 40-45 युद्ध जीते। जी, बाजीराव जो पेशवा थे, उन्होंने अपने 20 साल के पेशवा बनने में करीब करीब
40-45 युद्ध उन्होंने जीते थे और पूरे पूरे हिंदुस्तान में जो मराठा राज्य को फैलाया था, यहाँ तक कि राजस्थान, दिल्ली तक। लेकिन उसका पतन जो हो गया वो इस पानीपत की जो तीसरी युद्ध हुई, जिसमें ये आक्रमणकारी जो मोहम्मद क्या नाम, अब्दाली, तो ये वर्णन संक्षेप में कुछ पेजों में मैंने शिवाजी का मैं किया। एक कालीकट का जो युद्ध हुआ पुर्तगाल की, जो वास्को डी गामा नेवी को लेके आया, अपनी विशाल सेना को लेके आया। पहले तो सिर्फ एक डिस्कवरी करी छोटक सी कि भाई भारत के अंदर तो बहुत कुछ है लोग, लेकिन वो दोबारा से जब यहाँ आया पुर्तगाल से, तो बहुत बड़ी सेना लेकर आया। बताते हैं कि करीब वास्को डी गामा करीब 400-500 जहाज लेकर आया था अटैक करने के लिए कालीकट के ऊपर, जिस कालीकट को आजकल कोझिकोडे बोलते हैं। कालीकट को आजकल कोझिकोडे बोलते हैं। कोझिकोडे बहुत ही महान, बहुत बड़ा सिटी है और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। ये केरला के पास में, केरला के साथ ये केरला में ही है। और कोझिकोडे जिसको हम कालीकट के नाम से जानते हैं, पुर्तगाल पर भयंकर युद्ध हुआ और वो यहाँ से लूट कर ले गया। तो उस जमाने के अंदर जब ये नेवी की नींव पड़ी, वो मैं इस अनमोल बेबीज के अंदर कुछ पार्टों के अंदर, क्योंकि कहानी समुद्री यात्राओं से संबंधित है, तो बिना अगर मैं शिवाजी के बारे में ना लिखता कि मॉडर्न नेवी जो आज है, यदि शिवाजी ना होते तो आज हम शायद नेवी इस रूप में ना होती। एक बम्बई के अंदर एक हमारा एक INS आंग्रे की यूनिट है नेवी की, वो एक किले की तरह है और उसकी 3-3, 4-4 मीटर मोटी दीवारें हैं। आज कितनी मोटी दीवारें कोई बनाने की सोच भी नहीं सकता। ये उस जमाने के अंदर मैं शिवाजी के टाइम के बने हुई है, जो आज हमारे बिल्डिंग है, जो आपसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अगली पुस्तक को दिखाएं और उस पर भी चर्चा करें संक्षेप में। अगली पुस्तक जो मैं लिखा हूं ये है गोल्डन कपल। गोल्डन कपल इतनी अच्छी पुस्तक है। इसमें मैंने ये सिद्ध किया है अपनी रिसर्च से, अपनी काल्पनिक रिसर्च से, मैं कोई साइंटिफिक नहीं हूं, लेकिन मैंने सोचने की कोशिश इस किताब में करी है, स्टोरी और करैक्टर में मेल और फीमेल के माध्यम से, कि यदि आज यहाँ पर क्या है कि पहले मुगल आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, तो हमारे यहाँ छोटी छोटी लड़कियों से शादी करके ले जाते थे। भले ही चाहे उनके घर में अपनी लेडी जो है वो 40 साल की हो और उसकी उम्र चाहे 60 साल की हो, लेकिन वो यहाँ से छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को ले जाते थे, जिसकी उम्र 14 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल। पहले ये मुगल ने किया, क्योंकि मुगल काल जो है ना आज भी पोलीगामी है, कई बहुविवाह करते हैं और कोई फीमेल मल्टीपल हस्बैंड नहीं रखती कि मैं 4 हस्बैंड रखूं, 2 हस्बैंड रखूं, लेकिन आदमी को वो पोलीगामी, उसको बहुत सारी पत्नियां चाहिए। तो वो यहाँ पर से लेके जाते थे। और होता क्या था कि साइंस ये कहती है कि जो अगर फैमिली लाइफ प्लेजर करनी चाहिए तो लेडी की उम्र ज्यादा होनी चाहिए और आदमी की उम्र कम होनी चाहिए। अब बताइए उस जमाने के अंदर एक एक आदमी 10-10, 15-15 पत्नियां रखता हुआ, और वो छोटी छोटी उम्र की, और आदमी की उम्र 70 साल, 50 साल, कैसे उनका फैमिली लाइफ अच्छा होगा? वो इस किताब के अंदर मैंने लिखा है एक काल्पनिक नाम, पामलैंड, क्योंकि पामलैंड कोई किसी देश का नाम नहीं है। मुझे लिखती बार ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किसी देश का नाम ना लिखूं, मैं किसी काल्पनिक नाम लिखूं। तो मैंने काल्पनिक नामों के से पामलैंड, क्योंकि पोलैंड लिखता है तो पोलैंड वालों को कंप्लेन हो जाती है, भाई आपने हमारा नाम क्यों लिख दिया ऐसे में। तो मैंने एक पामलैंड का नाम रखा कि जहां पर
बहुत बड़ी बीमारियां, एड्स, और लोग नशे में रहते थे, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि बहुविवाह, पोलीगामी। तो मैंने उस किताब के माध्यम से इस गोल्डन कपल में यही सिद्ध करने की कोशिश करी है कि सिंगल मैरिज यानी कि बायगामी, जहां सिर्फ एक पत्नी और एक हस्बैंड हो, और उम्र यदि आदमी की कम जी, हो और वुमेन्स की ज्यादा हो, तो वो गोल्डन कपल होगा, वो गोल्डन जी, कपल होगा, क्योंकि वो देश तभी, वो घर तभी चलेगा। अब मान लीजिए किसी घर के अंदर एक बहू डॉक्टर आ जाती है, एक बहू बहुत पढ़ी लिखी आती है और वो उम्र में छोटी है, और हस्बैंड की उम्र ज्यादा है, तो उस परिवार के अंदर कहीं ना कहीं जब आदमी कुछ भी नहीं करता, जो कहता कि मेरी उम्र बड़ी है, मुझे तजुर्बा ज्यादा है, तो एक तरह से टकराव हो जाता है। लेकिन ये टकराव तब नहीं होता कि मैंने किसी लेडी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं बड़ी है तुम बड़ी, क्योंकि लेडी का बड़ा जी। होना उस परिवार के अंदर सुपरमेसी वोमेन की तो आएगी ही आएगी, वो उसको बहुत अच्छा तजुर्बा भी होता है, बहुत अच्छा तजुर्बा भी अब होता आप है। मैंने इस पुस्तक अब अपनी इस पुस्तक पर भी वो प्रकाश डालें बिलव्ड। जी, तो गोल्डन कपल के बाद में अपना, ये मेरी लास्ट लास्ट पिक्चर है, नहीं, ये बिलोड हुआ नेवर। पांचवी पुस्तक है। ये पांचवी, सॉरी सॉरी, मैं अपने वर्ड को वापस लेता हूँ। ये मेरी जी, लिखी हुई जो अब तक लिखी है, उन लिखी हुई में से लास्ट है। अभी तो मेरा बहुत टारगेट आनी तो, है। मैं तो टारगेट रखा हुआ है कम से कम 51 अपनी लाइफ में। वैसे तो 100 पुस्तक बहुत लिखने का, बढ़िया, लेकिन बहुत 100 के बढ़िया। लिए मेरी उम्र परमिट करेगी नहीं करेगी, लेकिन 51 बुक मुझे लिखनी है यदि मैं रहा बहुत तो। बढ़िया। हाँ जी, जी, हर साल लिखता ही रहूंगा एक दो बुक, और अब तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है लिखने की। तो जी, ये जो बिलोड हु वाज नेवर, ये ऐसी किताब है कि जहां एक लड़की अपने जीवन के अंदर एक सपने बनाती है कि मेरा अच्छा हाँ पति जी, होगा, मेरा अच्छा जो है, और दोनों के दोनों। लेकिन ये हर आदमी की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, उस साइकोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार एक आदमी गलती कर देता है, वो बात रिपीटली गलती पे गलती करता जाता है। तो एक साइकोलॉजी एक बहुत महत्व जिंदगी में रखता है। मैंने इस किताब के अंदर शादी के लिए किसी चीज की सिलेक्शन करने से पहले क्या क्या चीज जानना जरूरी है। हम लोग सिर्फ पत्रा देखते हैं, पत्री देखते हैं, लेकिन हाँ ये जी। कभी नहीं, हम कभी लड़के का इंटरव्यू नहीं लेते या लड़के का इंटरव्यू हम्म। नहीं लेते कि वो हमारे परिवार में सेट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लड़का हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे एक जी। एसएस, मिलिट्री के अंदर एक एसएसबी होती है, हम्म। एसएसबी होती है कि जाने के मिलिट्री में बनने के लिए उसे एसएसबी पास करना होगा, तभी वो ऑफिसर बनेगा। और जो बिल्कुल। एसएसबी पास नहीं कर सकता वो कभी ऑफिसर नहीं बन सकता, चाहे एक बार ट्राई करे चाहे 100 बार ट्राई करे। ये जी, कहानी है। एसएसबी के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो जिसका एक कोई तैयारी नहीं होती और वो जन्मजात होती है। तो जी, एक साथ यही मैंने यहाँ इस किताब में किया है कि एक लड़का एक लड़की का कॉलेज लाइफ में रेप करने की कोशिश करता है, जी। और वो उस कॉलेज से ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप होने के बाद वो जो है अपना दूसरे कॉलेज में जा, उसी की जो शाखा है उससे वो फिर इंजीनियरिंग करता है। एक सूजा नाम की लड़की जो उसे कॉलेज में पढ़ती थी, उसका वो रेप करने की कोशिश करता है, और लेकिन वो सफल नहीं होता, बल्कि उससे वो मार खाता है, क्योंकि वो लड़की बॉक्सर थी, कराटे जानती थी, इसे पता नहीं था कि कराटे। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है। इस शायद मैं इस किताब को मैं 100 नंबर के बाद भी होते तो वो मैं देने की कोशिश करता। ये बहुत ही अच्छी किताब है उन लोगों के लिए जो ब्रांडली शादी करने की कोशिश करते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो शादी करने से पहले किन किन चीज़ों का जानना जरूरी है कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, उसका हम कुछ जाने पहचाने तब आगे बढ़े। तो ये किताब बहुत अच्छी है, और इसको हर आदमी को, मेरी 5 किताब एक तरह से सोशल कहानियों के ऊपर ये आधारित है।
बहुत बढ़िया, आपको बहुत-बहुत बधाई। और आपने अभी 5 पुस्तकें लिखी हैं, जिनका प्रकाशन हुआ और हाल ही में ये विश्व पुस्तक मेले में भी प्रवेश करेंगी आपके जी, माध्यम से। तो जी, आपको एक बार पुनः बधाई और हम चाहेंगे कि आपका जुड़ाव अनुराधा प्रकाशन से इसी प्रकार बना रहे, शुभकामना बनी रहे और आपकी रचनाएँ आती रहें और पाठकों तक पहुँचती रहें। और जी, यदि आप एक चलते-चलते कुछ जी। अपना अनुभव अनुराधा प्रकाशन के विषय में 2 शब्दों द्वारा कहना चाहें, तो आप वो भी दे सकते हैं पाठकों को। डॉक्टर मनमोहन शर्मा सरन जी, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं। किताब तो मैं पिछले 2 साल से लिख रहा था और लिखने के बाद जब पूरी हो गई तो जैसे एक हम लड़के को किसी लड़की को या लड़के को पीएचडी करा देते हैं या हमने उसको पाल लिया परोस लिया, लेकिन अब उसकी उतने में शादी की तैयारी होती है। तो अब हम सब शादी जी, करने के लिए लड़की के लिए लड़का देखने निकलते हैं, तो हम अब कितना टाइम लगता है। ठीक उसी तरह से कि हमने जी, किताबें तो लिख ली, अब दूसरे हाथे कि हम इसे कहाँ से प्रिंट कराएँ। तो जी, आप हमें एक तरह से भगवान की तरह मिले और जैसे सही आदमी मिल जाता है मेरी पाँचों किताबों को इस रूप में, क्योंकि हमने तो उसको लिख दिया, लेकिन इस शेप में लाना ये डॉक्टर मनमोहन शर्मा सरन जी, ये सब आपका ही देन है। और यहाँ तक मुझे चलो, मैं आपका बहुत-बहुत 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 आभारी धन्यवाद हूँ। सर, आपका स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। एक चलते-चलते एक बात होगा, मेरे बोलने में बोलिए, थोड़ी-सी बोलिए, बोलिए। मेरी मेरी बोलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को नियो पैरालाइज़ हो गया था कुछ दिन पहले, तो जी, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए नहीं मैंने आपकी बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन थी, बहुत अच्छा सुना है हमने। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और हम स्वागत, इसी तरह से इंटरव्यू करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। स्वागत। नमस्कार।